पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेहूं की कटाई और कटाई के बाद के प्रबंधनों पर जानकारी। टमाटर की फसल में फल बनने की अवस्था पर किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन। किसान अपने स्तर पर किस प्रकार से करे उर्वरकों की शुद्धता की जांच। अपने प्रदेश के अधिकांश भूभाग में गेहूं की कटाई का कार्य चल रहा है और हमारे किसान भाइयों ने बुआई से लेकर फसल पकने तक के सभी प्रबंधनों को सही तरीके से अपनाया होगा। तो वो फसल की कटाई, मड़ाई और भंडारण करते समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखें जिससे उनके अनाज का नुकसान ना हो, इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए आइए मिलते हैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर रेणु सिंह से। आज किसान भाइयों व बहनों को बीज भंडारण, उनकी कटाई व मड़ाई के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहती हूँ। बहनों, इस समय गेहूं की कटाई का है। गेहूं की कटाई मड़ाई से लेकर खेत से खलिहान, खलिहान से भंडार गृह तक हर जगह हमें बहुत ही सावधानी के साथ कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना है, जिससे हमारा बीज उच्च गुणवत्ता युक्त रहे और हम अगले वर्ष उन्हें बोकर अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। हमारा अनाज का 30 से 40% भाग खेत से खलिहान तक पहुंचने में और भंडार गृह में नष्ट हो जाता है, जिससे हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। गेहूं की कटाई से ही आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। किसान भाइयों, यदि आपको फसल से बीज लेना है तो कटाई के समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आजकल अधिकतर किसान कंबाइन मशीन से ही गेहूं की कटाई करवा रहे हैं और इससे कटाई के बाद प्राप्त दाना बीज के रूप में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसलिए बीज उत्पादन के लिए हंसिया की सहायता से कटाई करके मड़ाई करवाना ही उचित रहता है। इसके अलावा कटाई के बाद थ्रेसर मशीन की ठीक से सफाई कर ले, इससे पिछली फसल के दाने बीज में मिलने न पाएं। अब आइए जानते हैं कि बीज के लिए सुरक्षित भंडारण में किन किन तकनीकी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आप जिस भी वाहन से अन्न को, बीज को लेकर खेत से खलिहान जा रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर ट्राली हो, चाहे आपका ठेला हो, चाहे आपका बोरा हो, चाहे आपका कोई और माध्यम, निरीक्षण कर लें कि वह भंडारण के लिए उपयुक्त है या नहीं। निरीक्षण करने के लिए जब वह गेहूं के दाने को दांत के नीचे रखेंगे तो वह कट की आवाज़ करेगा, इसका मतलब वह भंडारण के लिए उपयुक्त है। अगर वह कट की आवाज़ न करे और किच की आवाज़ करे तो इसका मतलब उसमें नमी बहुत ज़्यादा है और उसे सुखाने की आवश्यकता है। गेहूं को अच्छी प्रकार से सुखा लें, उसको फटक कर साफ सफाई करके उसमें से लकड़ी के टुकड़े, कंकर पत्थर वगैरह निकाल दें। तीसरी बात है, आप जिस भंडार गृह में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं
वहाँ की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। भंडार गृह की साफ सफाई से पहले यह देख लें कि उसमें किसी प्रकार की दरार हो, जाली टूटी हुई हो, खिड़की हो जहाँ से पक्षी आ सकते हो, तो आप पहले उनकी मरम्मत करा लें। पूरे भंडार गृह को नीला थोथा आप सभी जानते होंगे, उसमें चूना मिलाकर पुताई करवा लें। भंडार गृह में मेलाथियान का छिड़काव कर लें। 50 सीसी को 300 से 400 भाग में मिलाकर छिड़काव कर दें। इससे वहाँ पर कीट मर जाएंगे। बेहतर होगा अगर पक्के भंडार गृह का प्रयोग किया जाए, पक्के बुखारी का, कुठले का, या पक्के आप किसी भी प्रकार के पात्र का जहाँ पर आप गेहूँ को रख सकें। अगर संभव हो सके तो आप फर्श को भी अच्छे से लीप लें। अगर कहीं चूहे ने बिल बना रखा है तो उसको भर लें अच्छे से, और इसके लिए आप गोबर, भूसा और उसमें कांच का चूरा मिलाकर उस बिल को, छेद को भर दें अच्छे से। कांच की चूरे की वजह से चूहा दोबारा वहाँ छेद नहीं कर पाता है। सीमेंट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। सीमेंट और कांच के चूरे का मिश्रण का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे चूहा दोबारा वहाँ छेद नहीं कर पाता है, बिल नहीं बना पाता है। गेहूं का भंडारण करना है, नए बोरे हैं तो बहुत बेहतर होगा। अगर पुराने बोरे आपने ले रखे हैं तो उन्हें मेलाथियान के छिड़काव से उपचारित कर लें। अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें ताकि उसमें किसी प्रकार के कीट ना हो। बोरों को जमीन पर न रखें, बल्कि उसके लिए लकड़ी के पटरे लें और लकड़ी के पटरों को दीवार से 1 हाथ की दूरी पर और ज़मीन से कम 12 इंच यानी कि 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर ईंटों के ऊपर पटरों को रखें। पटरों के ऊपर भूसा बिछा दें और उसके ऊपर एक शीट, पॉलीथीन शीट बिछा दें और उनके ऊपर बोरों को रखें। इससे क्या होगा कि हमारा जो गेहूं है, उसमें भंडारित किया हुआ गेहूं है, वो कीटों से, रोगों से बच जाएगा। उसमें किसी प्रकार की धरती से, दीवारों से नमी नहीं आएगी और हम उन्हें अगले साल बीज के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि भंडार गृह में जाली वाली खिड़की हो ताकि हवा तो आती रहे, हल्की सी रोशनी भी आती रहे, लेकिन वहाँ से किसी प्रकार के पक्षी अंदर प्रवेश न कर सके, क्योंकि वह भी हमारे अनाज को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। इसके साथ ही साथ हम चूहों से अपने अनाज को या भंडारित बीज को बचाने के लिए एंटीकोआगुलेंट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि यह काफ़ी जहरीला होता है। इन्हें बच्चों से दूर रखें और इसके लिए आप एंटीकोआगुलेंट लें 25 ग्राम, चीनी या गुड़ लें 15 ग्राम, पिसा हुआ अनाज लें 450 से 500 ग्राम और इनको अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इनकी जगह जगह पुड़िया बनाकर भंडार गृह में रख दें। चूँकि यह विष वाला चुग्गा है, इसे खाकर हमारे चूहे मर जाते हैं और हमारे अनाज को क्षति होने से बचाया जा सकता है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने टमाटर की रुपाई फरवरी माह में की थी, उनकी फसल में इस समय फल बनने लगे हैं और फसल की इस अवस्था पर इसमें कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जिससे कि आगे चलकर किसान भाइयों को अधिक उपज की प्राप्ति हो सके। तो इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यशपाल सिंह। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी टमाटर के खेत में खड़े हुए हैं। इस समय जो किसान भाई टमाटर की फसल ले रहे हैं, जो अभी फल शुरू हो गई है, फल पकना भी शुरू हो गया है, इस फसल में हम क्या क्या देखरेख करें। अभी इस समय जो समस्याएं हैं, एक तो खेतों में खरपतवार बहुत ज़्यादा हैं, तो जो बड़े खरपतवार हैं उसको आप हल्के फुल्के जो हंसिया की सहायता से हटा दें। और दूसरा सिंचाई, इस समय में सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है उत्पादन का। यदि आप ज़्यादा मात्रा में पानी देते हैं तो उस समय फसल में फफूंदी डेवलप होने की संभावना रहती है।
जिसके कारण कई रोग उसमें आते हैं। इस समय जो प्रमुख रोग है फफूंदी के कारण फैलने वाला, वो स्टेम एंड रोट है। जब चूँकि टेम्परेचर जैसे तापमान बढ़ता है और नमी जब ज़्यादा होती है तो उस समय फलों में स्टेम एंड रोट जो तने के पास से गलन शुरू हो जाती है। ये एक मुख्य समस्या है इस समय। तो इसको हम पानी का प्रबंधन करके भी इसको हम मैनेज या प्रबंधित कर सकते हैं, जिसके लिए सिंचाई हल्की एवं जल्दी आप करें। ये विशेष ध्यान रहे कि जब हम ज़्यादा से मात्रा में पानी देते हैं फसलों में तो नमी ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण ये रोग बन जाता है और फसल को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि इसके जब आप खेत में तैयारी कर रहे होते हैं तो विशेष रूप से जो सब्जी वाली फसलें हैं 3 से 4 वर्ष में एक बार आप ज़रूर लेजर लेवलर का इस्तेमाल उसमें करें, तो हमारा खेत लेवल रहता है, पानी भी कम लगता है और उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है। इसके लिए किसान भाई क्या फफूंदीनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका यदि हम 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर में घोल बना के छिड़काव कर दें तो इस बीमारी से सरलता से नियंत्रण हम इस पर पा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी समस्या जो है फल में सूंडी की है, जो फल बेधक लगता है इस समय। टमाटर की फसल को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाले कीटों में से एक है फल भेदक कीट। इस कीट की लटें हल्के पीले रंग की होती है तथा इसके पृष्ठ भाग के दोनों किनारों पर हल्की पीली धारियां भी होती है और इस कीट की लटें टमाटर में छेद बनाकर उसके गूदे को खाती है तथा इसके मलमूत्र के कारण फल सड़ने लगते हैं, जिससे कि यह क्षतिग्रस्त टमाटर खाने योग्य नहीं रहते। इसलिए हमारे किसान भाई किस तरह से करें इस कीट का नियंत्रण? इसके नियंत्रण हेतु हम लोग विभिन्न विधियां अपनाते हैं, जिसमें एक आपका NPV वायरस जो होते हैं, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रेट वायरस, ये एक वायरस है, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं रोकथाम के लिए। इसमें क्या करते हैं कि जो इन्फेस्टेड सूंडी हैं, आपको खेत में ही कुछ ऐसी सूंडियाँ मिल जाती हैं जो आपकी मरी हुई दिखाई देंगी, ये वायरस नेचुरल भी आपको खेत में दिखाई देगा, और नहीं तो आप इसको लैब से लेके खेत में इसको छिड़काव कर सकते हैं। इस वायरस को हम टंकी में 15 लीटर वाली टंकी है, उसमें इसका जो मात्रा है 100 तुल्यांकी बार हम घोल बना के इसको हम खेत में स्प्रे कर देते हैं, जिससे जो हमारी फल बेधक है इसको वो संक्रमित कर देता है और वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसके अलावा रासायनिक उपचार की यदि बात करें तो इसके लिए सबसे बढ़िया रसायन है इंडोक्साकार्ब नामक, जिसकी 15 ml मात्रा एक टंकी में यानी कि 1 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना के इसका यदि हम छिड़काव कर दें तो ये प्रभावी रूप से इस कीट को नियंत्रित कर देता है। इसके अलावा कुछ फफूंदी हैं, जैसे पत्तियों पे आप देखेंगे धब्बे से दिखाई देते हैं, झुलसा हो जाता है। टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों में से एक है झुलसा रोग। यह एक फफूंदी जनित रोग है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गोल गोल छल्ले नुमा भूरे या कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके कारण पत्तियां गिर जाती है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जिससे फसल से मिलने वाली उपज भी प्रभावित होती है। तो किसान भाई कैसे करें इस रोग का नियंत्रण, आइए जानते हैं। तो उसके लिए फसल ज़्यादा संक्रमित हो रही है, तब हम उसके लिए साफ वगैरह जो है हमारे, जिसमें 2 तरह के फफूंदीनाशक है, सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट, कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का वो कॉम्बिनेशन होता है, उसका 30 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से घोल बना के हम उसका स्प्रे कर देते हैं, तो काफ़ी हद तक फसल हमारी ठीक हो जाती है। और यदि बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं है तो उस अवस्था में हम केवल मैंकोजेब से भी काम चला सकते हैं, उसकी भी मात्रा 30 ग्राम प्रति टंकी के दर से घोल बना के उसका छिड़काव करें। किसान भाइयों, ये जो आप कीटनाशियों का स्प्रे आप कर रहे हैं तो उसमें विशेष सावधानी ये रखनी होती है, एक तो स्प्रे शाम के समय करें जब बहुत तेज़ धूप नहीं हो, दूसरा उसमें कोई स्टिकर, जो भी कीटनाशी या फफूंदीनाशी आप लोग स्प्रे कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, उसमें आप एक स्टिकर ज़रूर अवश्य मिला लें। यदि स्टिकर नहीं है आपके पास में तो फिर आप घर पे जो हमारे इस्तेमाल शैम्पू होता है उसका भी थोड़ा सा 4-6 बूंद प्रति टंकी की दर से आप घोल बना के उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।
बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फसल चाहे कोई भी हो, उसमें अधिक उत्पादन लेने के लिए आवश्यक है कि आप फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें। लेकिन कभी कभी किसान द्वारा संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने के बाद भी फसल से अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, तो इसका मतलब एकदम साफ है कि आपके उर्वरक नकली और मिलावटी हो सकते हैं, क्योंकि थोड़े से फायदे के लिए दुकानदार तथा बिचौलिए इन उर्वरकों में मिलावट करके बेचते हैं। और किसानों की इसी समस्या को देखते हुए हमारे संवाददाता ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में आयोजित कृषि मेले में उर्वरकों की शुद्धता की जांच करने के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की। तो किसान किस प्रकार से करें अपने स्तर पर उर्वरकों की शुद्धता की जांच, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ धनंजय सिंह। कृषि में प्रयोग होने वाले विभिन्न रासायनिक उर्वरकों की शुद्धता की जांच किसान भाई कैसे करें? आजकल रासायनिक उर्वरकों की आसमान छूती कीमतें तथा उर्वरकों की मांग के अनुसार पूर्ति न होने की स्थिति में कुछ कंपनियों तथा विक्रेताओं द्वारा अधिक धन अर्जित करने के लालच में नकली एवं मिलावटी उर्वरकों का चोरी छिपे निर्माण कर उन्हें धड़ल्ले से किसानों तक पहुंचाया जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये मुनाफाखोर इन मिलावटी व नकली उर्वरकों को इतनी सफाई से तैयार करते हैं कि ये बिल्कुल असली या शुद्ध उर्वरकों की भांति ही दिखाई देते हैं। जब इन अशुद्ध व मिलावटी उर्वरकों का प्रयोग किसान भाई अपनी फसलों पर करते हैं तो उससे फसल को तो कोई लाभ नहीं पहुंचता, लेकिन किसान को तो आर्थिक हानि होती ही है। साथ ही मृदा के स्वास्थ्य पर भी इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः आवश्यक हो जाता है कि किसान अपने स्तर पर इन रासायनिक उर्वरकों को खरीदते समय इनकी शुद्धता अवश्य जांच लें, ताकि वे किसी प्रकार की धोखाधड़ी के शिकार होने से बच सके और उनके जेब व जमीन की दशा सुरक्षित रह सके तथा फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज भी मिल सके। किसानों के बीच में प्राय यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा जिंक सल्फेट आदि प्रचलित रासायनिक उर्वरकों को नकली या मिलावटी रूप में बाजार में बेचा जाता है। अतः आज हम इन्हीं रासायनिक उर्वरकों की शुद्धता की पहचान के प्रमुख लक्षणों के बारे में किसान भाइयों को अवगत कराना चाहेंगे, ताकि इन लक्षणों के आधार पर स्वयं को संतुष्ट कर सकें कि उनके द्वारा जो भी उर्वरक खरीदा जा रहा है वह शुद्ध है। किसान को ऐसा जो पता नहीं होता है कि ये फर्टिलाइजर जो एडल्ट्रेटेड है असली है या नकली है, क्योंकि जो एडल्ट्रेशन करता है वो एडल्ट्रेशन का एक लिए कई प्रकार की विधि वो अपनाता है। जैसे आपका रिक्रिस्टलाइजेशन है, सिंपल हीटिंग है, उसके बाद ग्रेनुलेशन है, कलरेशन है, ये सब करके वो जो अपना जैसा मेकअप का जो फर्टिलाइजर बनाता है, आपका जैसे साउंड फर्टिलाइजर होता है, सेम उसी टाइप का वो एडल्ट्रेटिव होता है। अपना जो नकली खाद जो उसको मिलाना होता है फर्टिलाइजर के साथ, उसको मिला करता है, वो बनाता है, बना करके उसके साथ वो एडल्ट्रेट करता है। और इसके बारे में किसान को कोई जानकारी नहीं हो पाती है। ऐसा किसान ज़्यादा इसलिए कि इसमें इसका फिजिकल प्योरिटी टेस्ट है, दूसरा जो है इसका जनरल टेस्ट होता है, फिजिकल आपका सॉल्बिलिटी टेस्ट है और न्यूट्रिएंट टेस्ट है। यूरिया को जब पानी को साथ इसमें यूरिया को इसके साथ में जब पानी के साथ हम डिस्टिल वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो ये सारा का जो है ये तो कोल्ड इफेक्ट होता है। उसको हम टच करेंगे फिंगर से तो मुझे बहुत ठंडा महसूस होगा। अगर प्योर यूरिया है तब तो ठंडा महसूस होगा, अगर वो मिलावटी है तो उसमें जो है बहुत हल्का जितना भी यूरिया का पार्ट है उतना तो थोड़ा बहुत महसूस होगा ही, लेकिन उतना जैसा प्योर यूरिया में महसूस होगा हमें कोल्ड इफेक्ट, उतना उसमें नहीं आएगा। शुद्ध यूरिया के दानों को यदि गर्म तवे पर रखा जाए तब वह पिघल जाते हैं तथा तेज आंच करने पर कुछ भी अवशेष नहीं बचता। ये तो हुई बात यूरिया की शुद्धता की। और अब आइए बात करते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP की शुद्धता के प्रमुख लक्षणों के संबंध में। शुद्ध DAP के कुछ दानों को हथेली पर लेकर उसमें चूना मिलाकर रगड़कर सूंघने पर तीक्ष्ण गंध निकलती है, जिसे सूंघना मुश्किल हो जाता है। DAP के दाना सख्त भूरा काला बादामी रंग लिए हुए होता है, जो नाखूनों से छुड़ाने पर नहीं छूटते हैं। शुद्ध DAP के दानों को तवे पर रखकर धीमी आंच पर गर्म करने पर दाने फूल जाते हैं।
आइए अब बात करें म्यूरेट ऑफ पोटाश की शुद्धता के पहचान के संबंध में। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश या MOP सफेद कणाकार पिसा हुआ लाल मिर्च जैसा मिश्रण होता है। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश के दाने नम करने पर आपस में चिपकते नहीं हैं। MOP जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको कहा जाता है वो पानी में डिजॉल्व होता है। डिस्टिल्ड वाटर के साथ अच्छी तरह से उसको हम टेस्ट ट्यूब में प्रकनली में डिजॉल्व कर लेते हैं। डिजॉल्व करने के बाद हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि जो इनसॉल्युबल मैटर होता है, अघुलनशील पदार्थ, वो सारा जो है बॉटम की तरफ, टॉप की तरफ जो है बॉटम ने टॉप की तरफ जो मूव कर जाता है, उसकी टेंडेंसी होती है। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश यदि पानी में घोला जाए तब खाद का लाल भाग पानी के ऊपर तैरता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सुपर फॉस्फेट की शुद्धता की पहचान के बारे में। यह सख्त दानेदार भूरा काला बादामी रंगों से युक्त तथा नाखूनों से आसानी से न टूटने वाला उर्वरक है। यह चूर्ण के रूप में भी उपलब्ध होता है। इस दानेदार उर्वरक की मिलावट DAP व NPK मिक्सचर के साथ किए जाने की काफी संभावना रहती है। सुपर फॉस्फेट के शुद्ध दानों को यदि गर्म किया जाए तो फूलते नहीं हैं, जबकि DAP व अन्य कॉम्प्लेक्स के दाने फूल जाते हैं। इस प्रकार मिलावट की पहचान आसानी से की जा सकती है। और आइए अब अंत में बात करते हैं जिंक सल्फेट के बारे में। जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट प्रमुख मिलावटी रसायन है। भौतिक रूप से समानता के कारण जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट की मिलावट की पहचान कर पाना कठिन है, किंतु DAP के घोल में जिंक सल्फेट के घोल को मिलाने पर थक्केदार घना अवक्षेप बन जाता है, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ऐसा नहीं होता है। जिंक सल्फेट के घोल में पतला कास्टिक का घोल मिलाने पर सफेद मटमैला मांड जैसा अवक्षेप बनता है, जिसमें गाढ़ा कास्टिक का घोल मिलाने पर अवक्षेप पूर्णतया घुल जाता है। यदि जिंक सल्फेट की जगह मैग्नीशियम सल्फेट है तो अवक्षेप नहीं घुलेगा। किसान भाइयों, उपरोक्त लक्षणों के आधार पर आप असली व नकली उर्वरकों की पहचान स्वयं कर सकते हैं और नकली उर्वरकों द्वारा होने वाली हानि से बच सकते हैं। और मिलावट की पुष्टि हो जाने की दशा में आप ऐसे मुनाफाखोर विक्रेता एवं कंपनी की शिकायत संबंधित जनपद के जिला कृषि अधिकारी से कर सकते हैं और उपभोक्ता फोरम के माध्यम से उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है, बीमार मऊ के जयदेव राजभर ने आपने दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, हमारे देश में आज भी नस्लों के मामले में हम बहुत पीछे हैं, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले नस्लें हमारे यहाँ बहुत ही कम हैं। तो हमारे यहाँ जो स्वदेशी नस्ल पाई जाती हैं या जो नॉन डिस्क्रिप्ट नस्ल पाई जाती हैं, इनको अगर हम उच्च गुणवत्ता वाले नस्लों में सुधार करना चाहें तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको कि हम कृत्रिम गर्भाधान कह रहे हैं। इस कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर लंबे समय से शोध और अनुसंधान होते चले आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमारे पास जो पशु होते हैं उन्हीं पशुओं के नस्ल को हम आने वाले 4, 5, 6 पीढ़ियों तक परिवर्तित कर करके और चाहें तो कम लागत में ही एक अच्छी नस्ल के पशु को तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृत्रिम गर्भाधान शब्द से आप परिचित होंगे। कृत्रिम गर्भाधान का मतलब होता है किसी भी नर पशु से निकाला गया उसका वीर्य किसी मादा पशु के योनि में एक निर्धारित समय में उसके ग्रीवा तक पहुंचाने की कला को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। गर्मी में आने के प्रमुख लक्षणों में से है कि पशु बार बार बोलेगा, जिसको रंभाना कहते हैं, रंभाएगी,
उसके अलावा वो उस दिन वो अगर दूध दे रही होगी तो दूध देने की मात्रा कम हो जाएगी, बेचैनी सी महसूस होगी, बार बार पेशाब करेगी। अगर उसकी योनि की झिल्ली देखी जाएगी, यानी कि उसमें कलर अगर हम रंग देखना चाहते हैं तो हल्का गुलाबी हो जाता है और उसमें से कुछ म्यूकस टाइप का डिस्चार्ज भी आता है। तो इन लक्षणों को अगर आप देखते हैं तो ये बात निश्चित हो जानी चाहिए कि आपका पशु इस समय पाल खाने योग्य हो चुका है। जब आप इन लक्षणों को देखते हैं उसके लगभग 18 से 20 घंटे या मोटे तौर पे तो एएम और पीएम का रूल फॉलो किया जाता है। एएम पीएम का मतलब होता है कि अगर आपका पशु सुबह में हीट गर्मी में आता है तो आप शाम तक उसको कृत्रिम गर्भाधान करवा दीजिए, और अगर शाम में आता है तो सुबह में। लेकिन वर्तमान में तमाम संकर प्रजाति की जातियां हम लोगों पाल रहे हैं पशुओं का, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया है। आपका पशु जब गर्मी में आता है तो शुरू में उसके लक्षण बहुत तीव्र होते हैं, यानी कि पशु बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से जल्दी जल्दी बोलेगा, बेचैनी उसमें ज़्यादा होगी। तो धीरे धीरे करीब 10 से 12 घंटे बीतते बीतते पशु के गर्मी के लक्षण जो होते हैं वो क्रमशः कम होते जाते हैं। और जब आपको एक माउंटिंग स्टैंड, यानी कि पशु चुपचाप धीरे धीरे अपना बोलना आप कम करने लगे, वो समय सबसे बढ़िया होता है। ऐसे समय में आप कृत्रिम गर्भाधान करवाइए, और ध्यान रहे कि अगर पशु आपका कृत्रिम गर्भाधान के बाद भी 4 से 5 घंटे या अगले दिन सुबह या सुबह में आपने पहला सीमेन डलवा दिया है तो शाम तक पुनः अगर आपको हीट में दिखे या उसके लक्षण फिर भी जारी रहें तो आप दूसरा सीमेन फिर भी डलवा सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रहे कि जो कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए आपके दरवाजे पे आ रहा है या आप जहां से कृत्रिम गर्भाधान की सेवा ले रहे हैं वो व्यक्ति प्रशिक्षित होना चाहिए। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हैं और कृषि संबंधी समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर भी सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार के लिए मिर्च की फसल में जरूरी प्रबंधन। पंतनगर प्रेषित कृषि मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।